करके हम गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू वाईसीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल के टॉपिक पे मैंने बात की थी कि कल हम लोग का टैक्स का ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स हो गए थे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिसलेनियस रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। इसमें जितने भी टॉपिक हम लोग ने पढ़े, टीडीएस से रिलेवेंट, सैलरी से रिलेवेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट, वो सारे चीजों को अब हम यहाँ एक साथ मिसलेनियस के हेड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन नंबर 216 की एनुअल वैल्यू इज डिटरमाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एनुअल वैल्यू को, वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस धारा के अधीन किया जाता है। तो अगर हम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन होती है इनकम फ्रॉम एचपी के हेड में, और वहां पे हम 22 से लेकर 24 तक की चीजें देखते हैं सेक्शंस को। 22 जो है आपका बेसिक चार्ज ऑफ सेक्शन है, 23 में हम निकालते हैं एनुअल वैल्यू, और 24 में हम डिडक्शंस की बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। तो फिलहाल पूछ रहा है वो वार्षिकी मूल्य का निर्धारण किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये सही विकल्प होगा आपका डी, सेक्शन 23 में। ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट ए क्या है? कहता है भारत में 2011-12 के बाद सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण का प्रतिशत हिस्सा गिरा है। दूसरा कह रहा है कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण और सकल घरेलू उत्पाद के गिरते हुए अनुपात का कारण सरकारी क्षेत्र के विनियोगों में हुई कमी है। अब ये दो कथन हमारे पास दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 217 में, और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 यानी कथन 1 और कथन दोनों सही हैं। जहां पे वो पहले में कह रहा है कि सकल पूंजी निर्माण का प्रतिशत गिरा है भारत में, ठीक, कृषि से संबंधित। क्योंकि कृषि पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पहले हमारा मेन सेक्टर हुआ करता था घरेलू उत्पाद में, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, ये इंडस्ट्रीज बूम करती चली गई, तो कृषि का जो परसेंटेज है वो सकल घरेलू उत्पाद में या पूंजी निर्माण टोटल जो था उसमें वो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो स्टेटमेंट 1 सही है। फिर कहता है कि सरकारी क्षेत्र के विनियोग में जो कमी हो गई, विनियोगों में कमी हो गई सरकारी क्षेत्रों में, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज आ गई, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ गई हैं, सर्विस सेक्टर आ गया, तो इन सेक्टर के बूम की वजह से सरकारी क्षेत्रों में विनियोग क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, जिसकी वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर का जो पूंजी निर्माण में योगदान था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही, यानी कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बन रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इन केस ऑफ सेल ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर की अंशों की बिक्री के मामले में समता अंशधारकों के लिए कर उपचार क्या है? तो कोई कर दायित्व तो नहीं होगा, 25% टोटल प्रोसीड का बनेगा, कह रहा है 5% टोटल प्रोसीड का बनेगा, और टू बी कंसिडर एज अ कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए, अंशों की जो बिक्री, अंशों का खरीदना बेचना, ये जो चीजें हैं, ये आपकी जो अंश होते हैं ना, ये पूंजी संपत्ति होती है, यानी कैपिटल एसेट्स माना जाता है। इनको हम कैपिटल एसेट्स या पूंजी संपत्ति कहते हैं, और इनको बेचने से जो भी हमें लाभ हानि होगी वो कैपिटल गेन चैप्टर में जाएगा। वो किस हेड में जाएगा? कैपिटल गेन में, पूंजी लाभ, पूंजीगत, पूंजीगत लाभ में, ठीक, या पूंजी लाभ में। तो इसलिए ये कहाँ माना जाएगा? सही विकल्प क्या बना? ये कैपिटल गेन के रूप में से माना जाएगा, पूंजीगत लाभ समझा जाएगा अंशों की बिक्री को, अंशधारियों के लिए। आगे देखते हैं। कहते हैं अ पर्सन फॉलो कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग, फॉर टैक्सेशन ही हैज फॉलो। अब लेखाकरण के लिए कोई व्यक्ति कैलेंडर ईयर को तो मान सकता है, लेखा वर्ष अपनाता है, कराधान के लिए उसे पालन करना होगा क्या? कैलेंडर ईयर ओनली 1 जनवरी to 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर ओनली 1 अप्रैल to 31 मार्च। इधर द कैलेंडर ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज पर हिज चॉइस, और ही विल हैव फॉलो एक्सटेंडेड ईयर फ्रॉम 1 जनवरी to next 31
मार्च पीरियड फॉर 15 मंथ्स। कौन सा ईयर वो अडॉप्ट कर सकता है? अगर एक व्यक्ति तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारे कराधान का वर्ष होता है, टैक्स अकाउंटिंग ईयर होता है, वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर पे ही बेस्ड होता है। आप कोई भी ईयर चूज करके चलो अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग आपके बस की है, अकाउंटिंग आपके क्षेत्र में आता है, लेकिन कराधान आपके क्षेत्र में नहीं आता, तो टैक्स जो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर पे ही चलते हैं, तो इसलिए आपको फाइनेंशियल ईयर ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कंपनी के बारे में। इन केस ऑफ कंपनी, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इतना। तो कंपनी के मामले में अग्रिम कर की अंतिम किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि क्या होगी? अग्रिम कर मतलब एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के मामले में हम किस तिथि तक कर का भुगतान कर सकते हैं या लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर सकते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा 15 मार्च तक। 15 मार्च के अंदर अंदर आप अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, यानी टाइम से बिफोर पेमेंट कर रहे हैं, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। कहते हैं अंडर सेक्शन 80E धारा 80E के तहत डिडक्शन अलाउबल फॉर 17-18 रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ब्याज के मामले में 80 के अंतर्गत प्रयोजन के लिए दिए गए मामले में कटौती का अनुमति है। कहां पर? प्राइमरी और हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ ओनली, हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ ओनली, प्राइमरी और हायर एजुकेशन सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन, और हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा डी इज द राइट ऑप्शन, जहां पे कहा जा रहा हायर एजुकेशन खुद के लिए, स्पाउस यानी पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, और बच्चों के लिए। अगर आपने बच्चों के लिए, खुद के लिए या अपने स्पाउस के लिए, तीनों में से किसी के लिए भी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, उस पर ब्याज दे रहे हैं, तो 80E के अंतर्गत आपको छूट पे कटौती, वो ब्याज पर कटौती मिलेगी। नेक्स्ट कहता है which of the following SSC eligible to claim deduction in respect of contribution to certain pension fund scheme under section 80CCC income tax act, कौन सा निर्धारती कुछ पेंशन फंड में दे सकता है? तो इंडिविजुअल फर्म दिया हुआ है, एंड ओनली इंडिविजुअल एंड HUF एंड फर्म। तो जहां तक 80C की बात होती है, 80C में ज्यादातर पोर्शन में इंडिविजुअल और HUF को ही कटौती के लिए हकदार माना गया है, तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? सी, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या HUF। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट अवेलेबल अंडर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन असेसमेंट ईयर 2018-19। उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80E के तहत उपलब्ध अधिकतम कटौती की राशि क्या है? उपलब्ध अधिकतम कटौती की राशि वो हमसे पूछ रहा है, तो अधिकतम कटौती की ऐसी कोई राशि डिफाइन नहीं की गई है, तो नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। कहते हैं सेक्शन governs the deduction in respect of rent paid under income tax act। यदि कोई व्यक्ति जो किसी के यहाँ कर्मचारी नहीं है और उसने भी किसी प्रकार का रेंट यानी किराए का भुगतान किया है, तो उस किराए के संबंध में उसे किस अधिनियम के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत कटौती दी जाएगी? 80GG, 80G, 80GGA और 80GGB, किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को कर में कटौती दी जाएगी? तो देखिए, अगर देखा जाए तो 80G जो होता है वो डोनेशन का सेक्शन होता है। 80G जो होता है वो डोनेशन यानी दान का सेगमेंट होता है, कि एक व्यक्ति जब दान देता है, डोनेट करता है, तो उसको 80G की कटौती मिलती है। अब 80GGA और B ये भी डोनेशन है, ये भी डोनेशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये भी डोनेशन के सेगमेंट है। तो रेंट से रिलेवेंट सेगमेंट क्या होगा? 80GG, यानी एक व्यक्ति अगर 80GG के अंतर्गत किसी भी प्रकार का
किराया भरता है, रेंट देता है, तो उसको 80 डबल जी के अंतर्गत क्या मिलेगी, कटौती दी जाएगी। कहते हैं फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 व्हाट इज मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल सेक्शन 80 TTA। ये क्वेश्चन कल भी हम लोग ने देखा था। 80 TTA कहाँ मिलती है, किसको मिलती है? तो कल भी बताया था, कोई व्यक्ति जिसने किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाया है और सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है और ऐसा ब्याज 10,000 तक आपको क्या मिल जाएगी, कटौती मिल सकती है। ब्याज के संबंध में अधिकतम कटौती की दर क्या होगी, 10,000 रुपए तक हो सकती है, या ब्याज की राशि दोनों में से जो कम हो वो कटौती की धनराशि होगी। बट अधिकतम या मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन कितनी है, 10,000 अंडर सेक्शन TTA फॉर सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। ठीक, आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन QQB डिडक्शन अप टू मैक्सिमम ऑफ अलाउड इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया इनकम डिराइव्ड ऑथर ऑफ सर्टेन बुक्स टेक्स्ट बुक। ये रॉयल्टी से रिलेवेंट डिडक्शन का सेक्शन है 80 QQP। रॉयल्टी से रिलेवेंट डिडक्शन का सेक्शन है हमारा 80 QQB, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर रॉयल्टी मिलती है तो उसमें मैक्सिमम जो उसको डिडक्शन मिल सकती है रॉयल्टी के संबंध में वो 3 लाख रुपए तक की, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी, 3 लाख रुपए तक की उसको छूट दी जा सकती है। तो सही विकल्प हमारा बी होगा। कहते हैं इफ पर्सन डज नॉट होल्ड अ पैन एंड एनी ट्रांजिशन टू द दिस रूल सेक्शन 139A गिविंग डिटेल सच ट्रांजेक्शंस इधर इन प्रिंटेड फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिकली विल अनाउंस इन। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है और इस नियम के निर्दिष्ट कोई भी लेन देन निष्पादित करता है तो वह मुद्रित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे लेन देन का विवरण देते हुए एक घोषणा करेगा। किस फॉर्म में, यानी एक व्यक्ति के पास जिसके पास कोई किसी प्रकार का पैन कार्ड नहीं है, पैन नंबर नहीं है, तो वह किस धारा के अंतर्गत छूट किस फॉर्म के अंतर्गत इसकी रिटर्न को बताएगा। तो फॉर्म नंबर 60, फॉर्म नंबर 40, 70 और 50। तो किसके अंतर्गत ये आएगा, तो ये फॉर्म नंबर 60 के अंतर्गत अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा, फॉर्म नंबर 60 के अंतर्गत। तो सही विकल्प ए होगा। कहते हैं एज पर इट इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज एंड फर्म्स रिटर्न टू लॉस एवरी प्रीवियस ईयर और, तो एक निर्धारित फॉर्म कंपनी और फर्म को अपनी आय या नुकसान का विवरण देना होता है। तो किस फॉर्म संख्या में, सेक्शन या किस सेक्शन में, तो सेक्शन 139A रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन बनता है। तो 139 उपधारा 1 के अंतर्गत हम ऐसी कंपनी या फर्म के ऊपर ये कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना, आय का विवरण देना। चलिए कहते हैं 80CCE फॉर द असेसमेंट ईयर 80C, 80CCC, CCD। तो ये पहले भी हम लोग ने देखा है। CCE अगर किसी व्यक्ति जो कटौती की ले रहा है 80C में, 80CCC में, 80CCD में, और इन तीनों धारा के अंतर्गत कटौती की राशि अगर 1.5 लाख से ज्यादा हो गई, अगर 1.5 लाख से ज्यादा हो गई, तो उन तीनों कटौतियों को हटाकर उसके जगह उसे एक नई छूट दी जाएगी, नई धारा में जो है 80CCC, और वो कितनी होगी, 1.5 लाख रुपए तक। कितनी होगी, 1.5 लाख रुपए तक, उससे अधिक उसे छूट नहीं मिल सकती। ये छूट 80CCE की कब आएगी, जब किसी व्यक्ति की कटौती 80C, CCC और CCD तीनों को मिलाकर 1.5 लाख से अधिक हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 72 सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस शैल बी। एक कर्मचारी का भुगतान कवर किया गया है सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन की गणना उद्देश्य वेतन पे किया जाएगा। किस वेतन पे, तो वो होगा एवरेज सैलरी ऑफ 5 कंप्लीटेड ईयर्स, लास्ट ड्रॉन सैलरी, एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 6 मंथ, एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ। तो अगर कोई व्यक्ति जो कवर्ड है अंडर ग्रेजुटी एक्ट 1972 में, तो उसकी जो सैलरी ली जाएगी वो लास्ट मंथ की सैलरी ली जाएगी। ये कौन सी सैलरी ली जाएगी, लास्ट मंथ की सैलरी। और यहाँ पर लास्ट
मंथ सैलरी में हम जोड़ेंगे सिर्फ बेसिक पे और डीए यानी डियरनेस अलावेंस, इन दो चीजों को ही हम शामिल करते हैं लास्ट मंथ की सैलरी में। अब डीए कॉन्ट्रेक्चुअल हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं, और लास्ट मंथ की सैलरी मतलब रिटायरमेंट से ठीक पहले वाले मंथ में या महीने में उसके जो सैलरी दी जा रही होगी, उसमें सैलरी में दो चीजें आएंगी, बेसिक पे एंड डीए। तो हम यहाँ कौन सी सैलरी लेंगे? लास्ट ड्रॉन सैलरी लेंगे। सही विकल्प हमारा बी हो जाएगा। कहते हैं इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट क्वालिफाइड डिडक्शन अप टू अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। टीटीए नॉर्मल पर्सन के लिए है और टीटीबी जो है वो हमारा सीनियर सिटीजन के लिए है। टीटीबी हमारा सीनियर सिटीजन के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है। तो सीनियर सिटीजन को टीटीबी में, यानी कि अगर वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं और उस पर उन्हें कुछ ब्याज मिलता है तो उन पर अधिकतम छूट की जो राशि होगी वो 50,000 तक होगी। अधिकतम छूट की राशि 50,000 तक होगी, ये कहता है हमारी धारा T80 TTB के अंतर्गत। ठीक, और ये सिर्फ वो सीनियर सिटीजन के लिए। कहते हैं इफ रेंट पेड अ हाउस सिचुएटेड मुंबई, घर मुंबई में है और हमने किराया दिया है, व्हाइल कैलकुलेटिंग exempted value of house rent allowance of salary will be considered under section 1013A income tax act। मकान का किराया भुगतान किया जा रहा है और मकान किराया भत्ता के छूट की गणना करते समय वेतन का आयकर के अंतर्गत कौन सा वेतन लिया जाएगा? तो अगर आपका घर मुंबई में है और मुंबई में होने की वजह से डीएमकेसी का रूल लगता है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, तो यहाँ मुंबई आ गई, तो मुंबई जब घर आ जाएगा और एचआरए की बात करेंगे तो हम सैलरी का 50% लेंगे। सैलरी का कितना लेंगे? 50%, 50% ऑफ सैलरी। अगर घर मुंबई में ना होता, मुंबई में ना होकर महाराष्ट्र के किसी और शहर में होता तो वहां पे हम सैलरी का 40% ले लेते। दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई, ये चार शहरों में अगर घर सिचुएटेड है तो 50%, अदरवाइज 40% सैलरी का लिया जाएगा while calculating HRA, जब आप हाउस रेंट अलावेंस का की गणना कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं असेसमेंट ईयर 2021 रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल डिडक्शन विल बी प्रोवाइड। 2021 के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की खरीद के लिए लिए गए ऋण के देय ब्याज के संबंध में कटौती प्रदान की जाएगी। 80GG, 80EEA, 80EEB और 80G किस धारा के अंतर्गत लिए गए ऋण पर कटौती प्रदान की जाएगी? किस धारा के अंतर्गत ऐसा किया जाएगा? तो लिए गए ऋण पर कटौती 80EEB के अंतर्गत की जाएगी। 80EEB के अंतर्गत, क्योंकि ऐसा ऋण हम किस पर्पस के लिए, अगर 80E कब होता? जब हम लोन ले रहे होते किसी हाई एजुकेशन पर्पस के लिए, तो 80E बनता। EEB कब बना? हम ऋण तो ले रहे हैं लेकिन पर्पस क्या है? व्हीकल खरीदना, एसेट्स खरीदना। ठीक, तो सही ऑप्शन सी होगा। कहते हैं गिफ्ट टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर where the value of gifts is below shall be treated as tax free perquisites। नियोक्ता द्वारा अगर कर्मचारी को दिया जाने वाला उपहार मूल्य कर मुक्त अनुलाभ के रूप में समायोजित किया जाएगा। यानी अब एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को कितने रुपए तक का उपहार दे कि ऐसे उपहार की कोई कर वैल्यू नहीं हो? तो ऑप्शन 1,50,000, 5 और 25। तो सही विकल्प क्या होगा? बी ऑप्शन 5,000 होगा, जहां पे 5,000 तक के दिए गए गिफ्ट या उपहार पूरी तरह से कर मुक्त परक्यूजिट्स या अनुलाभ माने जाते हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं अंडर सेक्शन 80GGB टू 8 और 80GGC द इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्पशन गिवन ऑन डोनेशन। जीजीबी के अंतर्गत दान पर छूट दी जाती है पुअर पर्सन, निर्धन व्यक्ति को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रिक ट्रस्ट को, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को। तो यहाँ पर किसको छूट दी जाएगी? एक 80GGB और GGC में। तो यहाँ पर बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टी की या इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट की, कि अगर एक व्यक्ति जीजीबी कब बनता है? जब कोई व्यक्ति या कंपनी दे, एक व्यक्ति दे और कोई कंपनी दे तो जीजीसी बनेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में वो दान किसको दे रहे हैं?
किसी भी राजनीतिक पार्टी को। तो सही विकल्प सी होगा। कहते हैं इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन फॉर नॉन पेमेंट और डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स रेस्पेक्टिव, ब्याज का भुगतान ना करने और अग्रिम कर के आस्थागन के क्रमशः धारा के तहत देय है। तो अब किस धारा के अंतर्गत ये देय है? तो 243 से 234 बी, 234 सी, 34 ए, 34 बी, 34 सी। फिर ये ऑप्शंस हमें दिए हैं 34 बी, 34 सी, 34 बी और 23 है, सॉरी। तो फिर से कहता है कि 234 ए, 234 बी, 234 ए, 234 बी और लास्ट ऑप्शन 234 ए, 234 सी, 234 ए और 234 सी। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा इंटरेस्ट पेबल किस धारा के अंतर्गत बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है धारा 234 बी में, 234 सी में, 234 बी और 234 सी में। तो यही ऑप्शन हमें बार बार देखिए ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा धारा लगेगा? 234 बी एंड सी। 234 बी एंड सी के अंतर्गत हमें छूट की कटौती दी जाएगी। कहते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80E एडमिसिबल इज रेस्पेक्ट ऑफ हायर। क्या प्रावधानों के संबंध में धारा 1 के अंतर्गत छूट अनुमन्य है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, मेडिकल ट्रीटमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फॉर हायर एजुकेशन। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? डी ही हमारा सही विकल्प होगा कि 80E में हम डिडक्शन हायर लोन पे लिए गए हायर एजुकेशन के लिए लिए गए लोन या ऋण पर जो ब्याज चुकाते हैं उसके संबंध में हमें कटौती मिलती है 80E के अंतर्गत। तो सही विकल्प डी होगा। कह रहे हैं इंटीरियर डेकोरेटर हैज ऑप्टेड presumptive taxation scheme under section 44 ADA for the assessment year 2021 he also pay advance tax installment। अब कह रहा है कि विकल्प चुना है और उसे किस्तों का अग्रिम भुगतान प्राप्त का कर का भुगतान करना होगा। 3, 4, 2, 1 कितने किस्तों के अंदर आपको कर का भुगतान एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा? तो हमें सही अगर इसका विकल्प चुने तो इसका सही है एडवांस टैक्स के लिए हमें एक ही किस्त के अंदर अंदर अपना सारा पेमेंट करना होगा। कहते हैं एक्स वाई पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेम्युनरेशन टू बी पेड बाय द फर्म टू पार्टनर एक्स एंड वाई विल बी। क्या होगा? दिया जाने वाला पैसे में क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड ऑफ सैलरी, टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, taxable under the head of salary only if they are employed in full time basis or not taxable to partners under any head। किसी भी मद के अंतर्गत भागीदारों के लिए कर योग्य नहीं है। तो इसका क्या सही विकल्प होगा ये हमें बताना है। तो इसे हम टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन, क्योंकि पार्टनर भी बिजनेस का पार्ट है तो उनकी जो इनकम है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी उनकी और ये बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट कहते हैं कंक्लूजन नॉट करेक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। प्रावधानों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है? तो कहता है 80U डील्स विद एग्जम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी। ये सही है, बिल्कुल डिसेबिलिटी से ही रिलेवेंट होता है सेक्शन 80U, जहां किसी डिसेबल पर्सन को हम डिडक्शन देते हैं 80U की डायरेक्टली। ठीक। फिर कहते हैं ऑन डोनेशन ऑफ नेशनल चिल्ड्रन फंड देयर इज 100% एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80G। ये कथन भी बिल्कुल सही है कि किसी भी राष्ट्र बाल कोष पे दिया गया दान 80G के तहत 100% की छूट जनरेट करता है। तीसरा, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 TTA विल बी एडमिसिबल इवन if the person options for alternative tax scheme under section 100। तो ये कोई विकल्प हमारा सही नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ये निष्कर्ष सही नहीं निकाल रहा है। 80 TTA सिर्फ मिलती है जब हम सेविंग बैंक अकाउंट पर किसी भी प्रकार का ब्याज प्राप्त करते हैं तो 80 TTA की डिडक्शन मिलती है। लास्ट ऑप्शन जो कह रहा है मेडिकल इंश्योरेंस पेड बाय द एनी मोड अदर देन कैश एलिजिबल फॉर 80D। हाँ, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही था। तो सही उत्तर क्या हुआ? सी हमारा सही विकल्प होगा, ये कथन गलत है।
80QQB रॉयल्टी का सेक्शन है। इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद किस चीज से? रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट, रॉयल प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इन अ बैंक, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। तो बुक लेखकों को, पुस्तक पर लेखकों को जो रॉयल्टी मिलती है उसके संबंध में QQB की डिडक्शन आती है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी हमारा सही विकल्प होगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पर जो हमारा बनेगा वो TTA बनेगा। वो क्या बनेगा? TTA बनेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 कहता है कि श्री वाई को व्यक्तिगत उपयोग के लिए 1 जून 2020 को एक लैपटॉप दिया गया। 24 मई 2020 को इस लैपटॉप को खरीदे जाने के समय इसकी कीमत 58,000 रुपए थी। इस मामले में आयकर अधिनियम 61 के प्रावधानों के अनुसार परिलब्धि का कर योग्य मूल्य क्या होगा? तो वो पूछ रहे हैं एज पर द प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट एम्यूलमेंट विल हैव टैक्सेबल वैल्यू। तो क्या कितना होगा? 0 होगा, 5800 होगा, 52,200 होगा या 58,000 रुपए होगा। तो एक लैपटॉप दिया गया है और उसकी कीमत कितनी थी? 58,000 रुपए थी। ठीक, 58,000 की लागत का एक लैपटॉप हमने दे दिया है अपने किसी वाई को, किसके लिए? व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। तो उसका सही विकल्प हमें चुनना है। तो सही विकल्प क्या होगा? 0 होगा। सही विकल्प क्या होगा? 0 होगा। ऐसे लैपटॉप की कोई कीमत नहीं मापी जा सकती। नेक्स्ट कहते हैं आउट ऑफ हिज एग्रीकल्चर इनकम विच ऑफ द एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एक्ट हैज पेड इंटरेस्ट 1500 ऑन एजुकेशन लोन taken from nationalized bank last year, the deduction available under section 80E। एक्स अपनी कृषि आय में से जो कर मुक्त है, आपने पिछले साल का एक राष्ट्रीयकृत बैंक से शिक्षा ऋण लिया था जिस पर 15,000 रुपए तक का ब्याज भुगतान किया। धारा 80 के तहत उपलब्ध छूट या कटौती मिलेगी। तो 50% ऑफ इंटरेस्ट पेड, 10% ऑफ इंटरेस्ट पेड, कुछ नहीं, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, ब्याज की गई, भुगतान की गई ब्याज की राशि। तो कितने रुपए तक की आपको छूट दी जाएगी इस सेगमेंट में? तो अगर हम इसको समझे कि हमें 80E के तहत सिर्फ इंटरेस्ट पे करने पर ही डिडक्शन मिलती है। 80E के अंतर्गत सिर्फ जब तक हम ब्याज देते रहेंगे ऋण पर तब तक उसकी कटौती मिलेगी। अगर आपने कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया तो उसके संबंध में किसी भी प्रकार की कटौती आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वो ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा, वो ऋण का भुगतान कर रहा है। तो ऋण के भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार का छूट या कटौती 80E के अंतर्गत नहीं दी जाती। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? 0 या 0। कहते हैं एज पर प्रोविजन स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स एक्ट 61 इट इज मैंडेटरी टू फाइल अ रिटर्न ऑन इनकम और लॉस फॉर ईच प्रीवियस ईयर ऑन बिफोर ड्यू डेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। ठीक, आयकर अधिनियम 61 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार मूल छूट सीमा विचार के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में नियत तारीख को उससे पहले प्रत्येक वर्ष के लिए आय हानि का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य रिटर्न फाइल करना? एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए, एक HUF के लिए, एक कंपनी, एक फर्म के लिए या सभी या लोकल अथॉरिटी के लिए। तो किसी भी कंडीशन में कंपनीज और फर्म के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य माना गया है। बाकी इंडिविजुअल HUF के ऊपर वॉलंटरी है, वो स्वैच्छिक होता है, लेकिन कंपनी और फर्म के केस में ये एकदम अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो सही विकल्प हमारा सी होगा। कहते हैं सेक्शन इनकम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्यूलमेंट ऑफ रिटर्न। आयकर अधिनियम की धारा संशोधित रिटर्न से संबंधित प्रावधान है। संशोधित यानी रिवाइज्ड रिटर्न। आपने पहली बार रिटर्न फाइल किया, हो सकता है कि ऐसा रिटर्न सही फाइल ना हुआ हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि एक बार फिर से रिवाइज करके दे दीजिए। तो इसका संशोधित अधिनियम किस क्या है? 139(5). 139(5). अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे होते तो सही वाला होता 39(1)(1), लेकिन क्योंकि आप रिवाइज्ड है, संशोधित रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 139(5) के तहत आप रिटर्न फाइल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असेसमेंट ईयर 22-23 194 IE
of Income Tax Act provide tax is not required to deduct at source if aggregate amount of consideration transfer of a movable property less than, अगर आपने किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण किया है तो 194 के अंतर्गत कितने रुपए तक की कम हो, कुल राशि कितने से कम होने पर कोई टीडीएस काटा नहीं जाएगा। तो कितने रुपए से कम हो तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो अगर हस्तांतरण की राशि 50 लाख से अधिक न हो तो, अगर हस्तांतरित राशि 50 लाख से कम हो तो कोई टीडीएस उसमें काटने की जरूरत नहीं है, एज पर सेक्शन 194 IA। ठीक, कहते हैं 94 के रिक्वायर्ड डिडक्शन फॉर टैक्स एट सोर्स ऑन, स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता होती है 10% डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड एक्सीडिंग ₹5000, 20% पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, 10% पेमेंट ऑफ वे ऑफ रेंट और 20% पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अलग अलग चीजों के बारे में बताया है, किस पर कितनी कटौती की जाए और किस राशि कितने से अधिक हो तो कटौती किया जाए। अब अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड एक तरह का सिक्योरिटी है। म्यूचुअल फंड क्या है? एक तरह की सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटीज पे 10% के रेट से टीडीएस काटा जाता है। 10% के रेट से टीडीएस काटा जाता है जब उनसे मिलने वाली आय अगर 5000 या इससे अधिक होती है तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? ए हमारा सही विकल्प होगा कि किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों पर किसी भी प्रकार का ब्याज या लाभांश अगर मिलता है तो उस पर 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। कब? यदि ऐसा लाभांश या ब्याज की राशि 5000 या उससे अधिक हो तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। 94(1) डील्स विद डिडक्शन ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, कहते हैं पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। 94I किसके साथ डील करता है? अगर हम बात करें 94I की तो 94I किसके साथ डील करेगा? तो इसका सही विकल्प होगा पेमेंट ऑफ रेंट। एक व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का किराए का भुगतान किया तो उस पर जो टीडीएस कटेगा वो 194I के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि गृह संपत्ति के लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में EEA के तहत कटौती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? कहते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2021, फिर 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2021 तक वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया हो, निर्धारित ने किसी वित्तीय संस्था से आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ऋण लिया हो, या फिर कहते हैं आवासीय घर की संपत्ति का स्टॉप शुल्क 55 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए स्टाम्प शुल्क, और ऋण की मंजूरी तिथि निर्धारित के पास कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सही विकल्प कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 249 में। तो अगर राशि गलत हमें बता रहा है, सही नहीं है, 50 लाख तक होनी चाहिए, 50 लाख से अधिक ये कह रहा है, तो ये विकल्प गलत है, यानी सही विकल्प हमारा क्या होगा? ये कथन सही नहीं, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं पेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें दे रहा है कि पेंशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पेंशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पेंशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। अनकम्प्लीटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, ये कथन तो बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं कम्प्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फुल्ली टैक्सेबल, ये कथन ही देखिए आपका गलत है, ये कथन आपका गलत है। कम्प्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, ये फुल्ली क्या होता है? ये एग्जेम्प्ट होता है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, कम्प्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो बाकी पेंशन मीन्स पीरियोडिक पेमेंट सही है, ये कथन भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? सी बी हमारा सही विकल्प होगा। कहते हैं
एकल व्यवसायी द्वारा व्यापार की आय पर दिया गया कर क्या होगा? व्यवसाय की आय पर दिया गया कर, तो कहते हैं डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एकल व्यापार द्वारा यानी कि सोल ट्रेडर प्रोप्राइटर द्वारा दिए गए व्यवसाय पर दिए गए कर को या आय कर को क्या दिया जाएगा, क्या माना जाएगा? एकल व्यापारी अगर आयकर देता है तो वो उसे इनकम टैक्स कहता है, और इनकम टैक्स हम उसकी पर्सनल इनकम मानते हैं जिसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग को हम कैपिटल से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए हम डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट करेंगे, यानी सही विकल्प हमारा क्या होगा? डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51। ठीक, सही विकल्प हमारा डी होगा। कहते हैं एक पैन में टोटल कैरेक्टर कितने होते हैं? एक पैन में टोटल कैरेक्टर कितने होते हैं? तो देखिए, पैन के शुरू के 5 कैरेक्टर होते हैं, जैसे ऐसे कोई 5, ठीक, ये 5 कैरेक्टर। उसके बाद 2 नंबर होते हैं, कुछ भी नंबर, और फिर एक अल्फाबेट होता है। तो कितने टोटल कैरेक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 10 कैरेक्टर हो गए। टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 10 कैरेक्टर हो गए। पहले के 5 नंबर, फिर 4 न्यूमेरिक नंबर, और लास्ट में एक अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट पूछे तो 1 2 3 4 5 और 6 अल्फाबेट और 4 न्यूमेरिक नंबर। 6 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक नंबर, टोटल 10 कैरेक्टर होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कहता है कौन सी मद 80 LA के तहत कटौती के लिए योग्य है? कौन सी मद धारा 80 LA के तहत कटौती के योग्य है? ठीक, तो इनकम ऑफ ऑफिसर्स बैंकिंग यूनिट। ठीक, फिर कहता है अंडरटेकिंग इन अ सर्टेन स्टेट, undertakings in a northern eastern state, और profit of hotels and conventional centers। 80E के तहत कौन कटौती योग्य है? तो पहला ऑप्शन हमारा सही बनता है, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की आय, यानी जितने भी बैंकिंग इकाई हैं, बैंकिंग यूनिट्स हैं, उनको 80 LA में डिडक्शन दी जाती है। कहते हैं 254 में is the use of loopholes of tax law once one own advantage to reduce amount of tax payable। कर कानूनों की खामियों का उपयोग कर अपने स्वयं के लाभ के लिए देय कर राशि को कम करने को क्या कहते हैं? इसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, कर से बचाव कहते हैं, चोरी नहीं कहते। चोरी हम तब करते हैं जब हम अपना रिटर्न ही सही नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, वो चोरी हो गई, उसे टैक्स इविएशन कहा जाता है, कर की चोरी। अवॉइडेंस मतलब हम अवॉइड कर रहे हैं, कैसे? आपके ही कानून के कमियों को, खामियों को लाभ लेकर, यानी आपकी खामियों का हम लाभ ले रहे हैं और अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हैं, उसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। ठीक, कहते हैं 255 में, क्वेश्चन नंबर 255 में ये कहते हैं कि धारा के अनुसार का अर्थ एक भारतीय कंपनी या कोई अन्य कंपनी जिसने इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी अपनी आय के संबंध में भारत के भीतर ऐसी देय लाभांश की घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है। तो डोमेस्टिक कंपनी 212A के अनुसार, 222A के अनुसार कोई डोमेस्टिक कंपनी, 222A के अनुसार पब्लिक कंपनी, और 322A के अनुसार कोई डोमेस्टिक कंपनी। तो इसे में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो अगर हम सही विकल्प की बात करें तो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A डोमेस्टिक कंपनी होती है, जो घोषणा और भुगतान के लिए व्यवस्था करती है। तो सही विकल्प हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं धारा के अंतर्गत राजस्व व्यय के तहत मरम्मत, प्रतिस्थापन या नवीनीकरण पर व्यय कटौती योग्य है, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 30, 31 और 37 के अंतर्गत, धारा 30, 31 और 37 के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार के रिपेयर, रिप्लेसमेंट और नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल के संबंध में व्यय के लिए हम कटौती योग्य मानते हैं। किस सेक्शन में? सेक्शन 30, 31 एंड 37। चलिए,
कहते हैं इन इज द रिसिप्ट ऑफ विच एज एंड फ्री फ्रॉम रिसेप्शन, प्राप्ति है जो एक रूप में आती है और पुनरावृत्ति से मुक्त होती है। कैजुअल इनकम विंडफॉल यानी कि आकस्मिक आय प्रत्याशित रूप से, रेंटल इनकम, रेगुलर इनकम बोनस, और एग्रीकल्चर इनकम एंड विंडफॉल कृषि आय और अप्रत्याशित इनकम। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कह रहा है सही उत्तर होगा ए, यानी कि ये कैजुअल इनकम होती है। ये कैसी इनकम है? ये कैजुअल इनकम है। ये कैजुअल इनकम इज अ रिसिप्ट व्हिच कम्स एज अ विंडफॉल, यानी आकस्मिक रूप से, अप्रत्याशित रूप से ये आती है, जिसके आने की कोई संभावना नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, मिस्टर ए सैलरीड इंडिविजुअल पे रेंट 51,000 पर मंथ टू मिस्टर बी फ्रॉम जून 2017 से, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? श्रीमान ए एक वेतन भोगी व्यक्ति हैं, बी को जून 17 से प्रतिमाह 51,000 का किराया देता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स 5% ऑन एनुअल रेंट फ्रॉम द रेंट पेड फॉर मार्च 2018। फिर कहते हैं कि बी को भुगतान किए गए किराए पर हर महीने 10% स्रोत पर कर की कटौती योग्य है। कहते हैं स्रोत पर कोई कर की कटौती योग्य नहीं है, क्योंकि ए धारा 44 ए बी के तहत टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन कहते हैं श्री बी को भुगतान किए गए किराए पर हर महीने 15% स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। तो सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा? सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प हमारा जो होगा ए, जहां पर टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स 5% एनुअल रेंट तक जाएगा। तो जहां से शुरू हुआ वहां तक अगले मार्च तक हम 5% के एनुअल रेंट पर डिडक्शन करेंगे, टीडीएस काटेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिमिटेड कंपनी ने अपने व्यवसाय से असंबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमोदित कॉलेज को 10 लाख रुपए का भुगतान किया। निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए 35 उपधारा 1 उपधारा 2 के तहत कटौती के लिए योग्य राशि कितनी होगी? 15 लाख, 12 लाख, 5 लाख और 10 लाख। कटौती योग्य राशि हमें बतानी है। तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प अगर देखें तो असंबंधित जब है तो सही विकल्प हमारा 15 लाख रुपए होगा, कि 15 रुपए तक हमें मैक्सिमम कटौती मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एज पर सेक्शन 288B इनकम टैक्स एक्ट ऑफ टोटल टैक्स कंप्यूटेड शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। आयकर अधिनियम के अनुसार गणना किए गए कर को निकटतम कितने तक? तो 10 रुपए तक। निकटतम हम कितने तक? 10 की रेंज में। जैसे कि अगर टैक्स आया 254 तो सीधे सीधे इसे हम कहेंगे 260 रुपए। अगर आया 358 तो इसे हम सीधे सीधे 360 बोलेंगे। तो जहां पर वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाए अगर कर दायित्व, तो उसे सीधा सीधा 10 रुपए में राउंड ऑफ कर लिया जाता। सही विकल्प सी होगा। अब कहते हैं 139A के अंतर्गत कंपनी शैल बी हैव फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। कंपनी के लिए आय विवरण करनी होगी क्या? व्हेन टोटल इनकम एक्सीड 50,000 रुपए। फिर दूसरा कह रहा है इन केस ऑफ रेस्पेक्टिव एनी इनकम और लॉस अर्न्ड बाय इट ओनली प्राइवेट कंपनीज व्हेन इट इज टोटल इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड अ मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल इनकम टैक्स। 4 ऑप्शन दिए, सही क्या है? तो सही उत्तर होगा हमारा बी, इन केस और इन ऑल केसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम और लॉस अर्न्ड बाय इट। आपको हर परिस्थिति में आयकर विवरणी दाखिल करनी होगी, चाहे आपको व्यापार में लाभ हुआ हो या हानि हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखें, कहते हैं कि जहां 3 साल से अधिक के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए बिना बेची जाती है तो संपत्ति की लागत की सीमा जो धारा 35 के तहत कटौती के रूप में पहले से ही अनुमत है के रूप में माना जाएगा। ऐसे इनकम को क्या मानेंगे? एग्जेम्प्टेड
कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और व्यापार से आय। अगर किसी संपत्ति को हम व्यापार से बेच रहे हैं या अनुसंधान में यूज करके बेच रहे हैं तो उसको हम कैसा माने, क्या माने उसको, ठीक। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, उसे हम व्यापार की आय मानेंगे, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट हम व्यापार से संबंधित या व्यापार से रिलेवेंट ही कर रहे हैं, तो उसको हम कैसी इनकम माने, व्यापार की या बिजनेस इनकम माने। सही विकल्प हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263 में, कहते हैं कि 80 IE के अनुसार उत्तरी पूर्वी राज्यों, उत्तरी पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट, ठीक, उपक्रमों के लिए कटौती की मात्रा अवधि इस प्रकार है। 75% कहते हैं प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के साथ शुरू होने वाले 10 लगातार निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे व्यवसायों से प्राप्त लाभ और लाभ का 75%। फिर कहते हैं शुरू से लगातार 10 वर्ष के लिए लाभ का 100%। फिर लाभ का शुरू, अब यहाँ 5 निर्धारण वर्ष के लिए लाभ का 100% और 5 निर्धारण वर्ष के लिए लाभ का 75%। यानी 4 ऑप्शन दिया है, 2 में 5 साल लगातार कह रहा है, एक में 100, एक में 75 कह रहा है, और फिर 2 में 5 साल कह रहा है, एक में 100 और एक में 75% हमें ऑप्शन में दे रहा है। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा कि अगर आप उत्तरी पूर्वी राज्यों में उपक्रम सेट करते हैं तो वहां पे सरकार द्वारा आपको कुछ कटौती दी जाएगी। ऐसी कटौती क्या होगी, 100% प्रॉफिट का होगा। कितने सालों तक, 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक, लगातार 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक आपको ऐसी कटौती 100% लाभ का दिया जाएगा, ठीक। कहते हैं यह प्रत्यक्ष करों को लगाने और उनके संग्रहण से संबंधित मामलों को देखने वाली प्रमुख संस्था है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू और डिपार्टमेंट। तो सही विकल्प हमारा ए होगा, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन कह रहा है आयकर अधिनियम 61 की धारा किस धारा में कहा गया है जहां एक व्यक्ति की आय अधिनियम के किसी भी क्लबिंग प्रावधान के तहत दूसरे व्यक्ति की कुल आय में शामिल है, बाद में उसके संबंध में धन वापसी का हकदार होगा। तो धारा 237, 236, 235 और 238 किस धारा में ऐसा हमें बोला गया है? तो ऐसा हमें सेक्शन 238 में बताया गया है। हमें किस में बताया गया है? 238 में बताया गया है, 238 में बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि कौन सी धारा बकाया कर देय के विरुद्ध कर वापसी को समायोजित करने से संबंधित है। यानी बकाया कर, आपका कर पहले बकाया था और अब उसके बारे में बकाया कर देय के विरुद्ध कर वापसी, तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? सही विकल्प की बात करें तो सेक्शन 245 धारा 245 के अंतर्गत कर बकाया के देय के संबंध में कर वापसी को समायोजित कर किया जा सकता है। 267 में कहता है कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब सही कथन की बात करें तो कहते हैं दोहरे कराधान से राहत मुख्य रूप से दो तरह से प्रदान की जा सकती है, द्विपक्षीय और एक तरफा। ये कथन बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए निर्दिष्ट संघों के बीच समझौते के लिए दोहरे कराधान को बढ़ाया जाएगा। डबल टैक्सेशन रिलीफ एग्जेम्प्टेड एग्रीमेंट बिटवीन स्पेसिफाइड एसोसिएशन अडॉप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर हमको दोहरे कथन को या दोहरे कराधान को हटाना है तो दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता होना जरूरी है। तीसरा, यानी ये कथन भी सही है। तीसरा कह रहा है व्यक्ति को दोहरे कराधान से बचने के समझौते में प्रवेश करने वाले दो देशों में कम से कम एक का निवासी होना चाहिए। ये कथन भी सही है। अगर आप उन दो देशों के बीच किसी के भी निवासी नहीं है तो यानी आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हो उस कंट्री का उन देशों से कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे दोहरा कराधान लग जाएगा। और लास्ट, दोहरे कथन कराधान का अर्थ किसी व्यक्ति की समान आय पर उसके देश में नहीं, उसके देश में नहीं, ये कथन गलत है और यही विकल्प हमारा सही है। दोहरे कराधान का मतलब होता है
कि आप इंडिया के हो और ब्रिटेन में जाकर कोई जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और भारत और ब्रिटेन के बीच दोहरे कराधान को लेकर समझौता हो रखा है कि अब वहां से कमाई हुई यहाँ पे या तो ब्रिटेन टैक्स ले लेगा या तो इंडिया में टैक्स लगेगा, और ब्रिटेन ने आपसे ले लिया, और ब्रिटेन के जो लोग इंडिया में आके रह रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो इंडिया वाले ब्रिटेन से ले लेंगे। इस समझौते को हम दोहरा कराधान कहते हैं। तो सही विकल्प हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 268 कहते हैं कर निर्धारण वर्ष 18-19 के दौरान भारत में रहने वाला एक व्यक्ति अधिकतम कितनी छूट का लाभ उठा सकता है। भारत रीबेट, अच्छा रीबेट की बात हो रही है, तो रीबेट पे जो छूट की धनराशि है, अगर रीबेट की बात करें सेक्शन 87 सब सेक्शन ए में 5,000 तक की अधिकतम छूट आप ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 115 बी इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसे MAT कहते हैं, मैट फॉर असेसमेंट ईयर शैल बी चार्जेबल एट द रेट, किस रेट से न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाया जाएगा। न्यूनतम वैकल्पिक कर किस रेट से लगाया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो न्यूनतम वैकल्पिक कर का जो सही दर है वो है 18.50, 18.5% के रेट से, 18.5% के रेट से आप बुक प्रॉफिट पे। अब बुक प्रॉफिट कैसे आता है, बुक प्रॉफिट फर्म की जो आती है वो उसके कुल लाभ में से 3 चीजों को एडजस्ट करके, यानी कि कोई भी पार्टनर्स की सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस 12%, इनको एडजस्ट करने से जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी बुक प्रॉफिट, और उस बुक प्रॉफिट पे हम 18.5% के रेट से मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स चार्ज करेंगे। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270। कहते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 अंडर सेक्शन 194 BB व्हाट द शुड लिमिट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। कहते हैं 194 BB के तहत घुड़दौड़ से जीत पर स्रोत पर कर की कटौती की सीमा रेखा क्या है। तो घुड़दौड़ से कटौती की जो TDS की वैल्यू है वो है 10,000 रुपए, यानी अगर घुड़दौड़ से कोई भी जीत की राशि 10,000 या उससे अधिक होगी तभी उस पर TDS कटेगा, और किस रेट से कटेगा, 30% के रेट से TDS काटा जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हमारा इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे और मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे